प्यारे बच्चों, आज हम सब कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के पहला अध्याय जो है मानचित्रण एवं मानचित्र का अध्ययन, इस संबंध में व्याख्या करेंगे, उसे समझने के प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम मानचित्र क्या है, मानचित्र तो हम देखते हैं, लेकिन उसका महत्व क्या होता है। मानचित्र को नक्शा भी कहा जाता है, तो उसका महत्व क्या होता है, क्यों बनाया गया है मानचित्र, उसके बारे में। तो सबसे पहले मानचित्र हमारे पृथ्वी के सतह पर ऐसे स्थान जो नगर, शहर, गांव, ऐसे क्षेत्र को एक छोटे रूप में प्रदर्शित करना मानचित्र कहा जाता है या नक्शा कहा जाता है। मानचित्र दो शब्दों से मिलकर बना है, मान और चित्र। मान का मतलब होता है मूल्य या माप, और चित्र एक माप के आधार पर किसी चित्र को लघु रूप में प्रदर्शित करना, लघु रूप में दिखाना, वही क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। मानचित्र में बहुत सारी बातें देखने को मिलता है, जैसे कि दिशा, नक्शों में दिशा, पैमाना, संकेत, प्रतीक चिन्ह, ये सारी चीजें उस मानचित्र में देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चों को दिशा का ज्ञान नहीं होता, कौन सा दिशा किस तरफ है, इसका ज्ञान नहीं होता। तो मानचित्र या नक्शा जब बनाया जाता है तो उसमें दिशा को भी प्रदर्शित किया जाता है कि कौन सी दिशा में कौन सा स्थान है, और उसी के आधार पर हम उस दिशा में पहुंच सकते हैं या उस दिशा की ओर आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग दिशा के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पर बना हुआ है, ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण की दिशा, और हमारे जो दाईं ओर पूर्व दिशा, और बाईं ओर पश्चिम दिशा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जैसे हम कोई भी स्थान में रहते हैं तो उस स्थान पर जो दिशा होता है वो अलग होता है, लेकिन वही मानचित्र पर हम उसको प्रदर्शित करते हैं तो उसका दिशा परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से चार दिशाएं यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रही है। चार दिशाओं के अलावा यहाँ पर बीच में और कई प्रकार की दिशाएं दिखाई पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है इस प्रकार से, ये उत्तर, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण पूर्व। इस प्रकार से मानचित्र में मुख्य रूप से 8 दिशाओं का वर्णन भूगोल में प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद आ जाता है नक्शों में दिशा। नक्शों में दिशा किस प्रकार से होता है,
उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। जैसे किसी भी दीवार पर लगे हुए मानचित्र होता है, उस दीवार के मानचित्र पर हम उनके सम्मुख खड़ा हो जाते हैं, तो सम्मुख खड़ा हो जाने के बाद में वहाँ पर उत्तर दिशा ऊपर की ओर होता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है ऊपर की ओर उत्तर दिशा। और उस मानचित्र का जो नीचे का क्षेत्र होता है वो हो जाता है दक्षिण दिशा। और वही मानचित्र या नक्शा जो होता है उसके जो दाईं तरफ पूर्व दिशा प्रदर्शित करता है और बाईं तरफ पश्चिम दिशा प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार नक्शों में हम आसानी से उसको देख के हम किसी भी स्थान कौन सी दिशा में है, किस दिशा में वो स्थान विद्यमान है, इसके बारे में हम नक्शा को देखकर हम जान सकते हैं। उसके बाद में आता है पैमाना। पैमाना का मतलब ये होता है कि कोई भी स्थान जो होता है या किसी भी स्थान की जो बड़ी दूरी होती है, उस दूरी को एक पैमाने के आधार पर हम लघु रूप में प्रदर्शित करते हैं। एक पैमाना मान लिया जाता है। जैसे कि कोई भी स्थान है, दो स्थानों की जो बीच की दूरी है, दो स्थानों की बीच की दूरी को प्रदर्शित करने के लिए पैमाना मानना पड़ता है, क्योंकि कोई भी स्थान होता है वो किलोमीटर में प्रदर्शित रहता है, उसको हम छोटे रूप में जब करते हैं तो सेंटीमीटर में प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। मानचित्र में जब हम शामिल करते हैं तो यहाँ पर कोई भी स्थान 1 किलोमीटर की दूरी अगर है तो उसको हम मानचित्र में छोटे रूप में प्रदर्शित करने के लिए 1 सेंटीमीटर का पैमाना हम मान सकते हैं। तो वैसे ही ये पैमाने का उपयोग किसी भी स्थान की जो लंबी दूरी को लघु रूप में मानचित्र पर प्रदर्शित करने के लिए पैमाने का उपयोग किया जाता है। संकेत एक मानचित्र में जो होता है, जैसे कि घर है, सड़कें हैं, रेल मार्ग है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिसको हम मानचित्र पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए उसका एक संकेत बना दिया जाता है। उसको एक रेखा चित्र में या एक रंग के आधार पर उसको मानचित्र पर प्रदर्शित कर दिया जाता है। किसी भी रेखा चित्र या रंग के आधार पर उस संकेत को मानचित्र पर प्रदर्शित कर दिया जाता है, जिससे हमको मानचित्र को पढ़ने में आसानी हो सकता है। उसके बाद आता है प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह जैसे अलग अलग स्थान हैं, उसके लिए हमको रूढ़ चिन्ह या प्रतीक चिन्ह हमको बनाना पड़ता है मानचित्र में। उस रूढ़ चिन्ह को पढ़ने के बाद में हम मानचित्र का विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं कि इस स्थान पर इस प्रतीक चिन्ह के हिसाब से हम उस स्थान की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि प्रतीक चिन्ह में अगर वृक्ष दिखाया जाता है तो इस प्रकार से प्रतीक चिन्ह बना दिया जाता है। अगर रेलवे लाइन है तो इस प्रकार से रेलवे लाइन का चित्र बना दिया जाता है। नदी है तो इस प्रकार से नदी का रूढ़ चिन्ह बना दिया जाता है। मंदिर है तो इस प्रकार से मंदिर का एक रूढ़ चिन्ह बना दिया जाता है। तो ऐसे अलग अलग रूढ़ चिन्ह के अनुसार से हम मानचित्र का अध्ययन या मानचित्र को हम
आसानी से पढ़ सकते हैं, उसकी दिशा की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, या नक्शा को देखकर हम किसी भी स्थान की जानकारी या उसकी दूरी हम आसानी से जान सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के आधार पर आपको बताना चाहूँगा कि एक नक्शा या एक मानचित्र का कितना उपयोग है। एक उदाहरण में आपको बताऊंगा कि अ और ब का घर आसपास है, और अ और ब नाली के पानी के संबंध में कहासुनी हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। उस विवाद को सुलझाने के लिए पटवारी का सहारा लिया जाता है, और पटवारी के द्वारा उस स्थान का निरीक्षण करने के बाद में यही बताता है कि ये मानचित्र या नक्शे के आधार पर ये जो भूमि है वो इस व्यक्ति का है, और ये भूमि जो है इस व्यक्ति का है। इस प्रकार से आसानी से कई प्रकार के विवाद का निपटारा किया जा सकता है, चाहे वो गांव स्तर का हो, शहर स्तर का हो, या देश स्तर का हो, या विदेश स्तर का हो। तो हमको मानचित्र के अध्ययन करने से बहुत सारे उपयोग या बहुत सारे हमको लाभ इस मानचित्र के आधार पर या इस नक्शे के आधार पर हमको प्राप्त हो सकता है। आगे के इसका मानचित्र से संबंधित या मानचित्र का विकास या मानचित्र का और उपयोग किन किन आधार पर किया जाता है, इसके संबंध में आगे की जो कड़ी है उसमें आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।